गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप क्लासेज के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें हम उत्तर पूर्व एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एवं उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वह है भारत के भौतिक प्रदेश। अगला भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। भारत के भौतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेश, ठीक है मित्रों। इसमें चलेगा आज प्रायद्वीपीय पठार नंबर 3। इससे पहले हम उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश एवं उत्तर का विशाल मैदान कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज प्रायद्वीपीय पठार। देखिए मित्रों, यह भारत का सबसे पुराना स्थिर एवं दृढ़ भूखंड है जो मूल गोंडवाना लैंड की भूमि से संबंधित है। यह पठार कई पर्वतों एवं पठारों से मिलकर के बना है, ठीक है। यह मैदानी प्रदेश से लगभग 150 मीटर ऊंचा है, लगभग 150 मीटर ऊंचा है। ऊंचा उठा हुआ पठारी प्रदेश है जो तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, ठीक है। जो तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, इस प्रकार से। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में, जो कि कर्क रेखा से नीचे दक्षिण में तिकोने आकार में कटा फटा भूखंड है, जैसे कि दक्षिण भारत में कर्क रेखा के नीचे यहाँ पर ठीक है, इस प्रकार से। दक्षिण भारत में, ठीक है, कटा फटा भूखंड है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 से कितनी है, 900 मीटर। 600 मीटर से 900 मीटर के बीच में। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के बीच में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ एवं पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ। पूर्व में इधर राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। और पश्चिम में कौन सी है, गिर पहाड़ियाँ, ठीक है। पश्चिम में गुजरात में यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ, ठीक है। गिर पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तर पूर्व में शिलोंग कार्बी एंगलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में है कार्बी एंगलांग पठार एवं शिलोंग, ठीक है। यहाँ पर मेघालय में शिलोंग, असम में कार्बी एंगलांग, ठीक है। कार्बी एंगलांग, ठीक है। कार्बी एंगलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, ठीक है। यह भारत के अनेक पठारी प्रदेशों से मिलकर के बना है, जिस प्रकार से हजारीबाग का पठार, जिस प्रकार से हजारीबाग पठार, पलामू पठार, ठीक है, रांची का पठार, बुंदेलखंड पठार,
ठीक है, बुंदेलखंड आदि, कोयम्बटूर पठार, मालवा पठार, कर्नाटक पठार आदि अनेक छोटे छोटे पठारी भूखंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्हें उच्चावच लक्षणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर इन्हें 3 भागों में, पहला है दक्कन का पठार। ठीक है, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, और उत्तरी पूर्वी पठार। नंबर 3 उत्तरी पूर्वी पठार। ठीक है मित्रों, प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच लक्षणों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि और उत्तरी पूर्वी पठार। ठीक है, अब इनका हम एक एक करके इनकी डिटेल जानेंगे, इनके प्रमुख फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले दक्कन का पठार। ठीक है, देखिए मित्रों, नंबर 1 दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट। ठीक है, 1 मिनट। दक्कन का पठार के पश्चिम में ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। इस प्रकार से ये पठारी प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। ठीक है, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। उत्तर में यहाँ पर सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पर सतपुड़ा ये। ठीक है, यहाँ पर मैकाल श्रेणी और ये यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे है। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इस पश्चिमी घाट को स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। कई स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। इसी के साथ साथ अभी सह्याद्री कहाँ पर जाना जाता है? महाराष्ट्र में। स्थानीय नामों से जाना जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, सह्याद्री। ठीक है, और तमिलनाडु में और कर्नाटक में, कर्नाटक और तमिलनाडु में
किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसको जाना जाता है कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से। ठीक है, पश्चिमी घाट को कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ियों के रूप में। ठीक है, और केरल में अनामलाई। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गई कर्नाटक में, इधर तमिलनाडु में। ठीक है, दोनों तरफ है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से। तथा यहाँ पर केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? कार्डामम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित है केरल में। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक तो इलायची या कार्डामम और दूसरी अन्नामलाई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर केरल के तट पर, यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर और इधर कर्नाटक के तट पर। ठीक है, कर्नाटक के तट पर नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वह कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? यहीं पर प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, अनाईमुड़ी जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। 2633 मीटर। ठीक है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अनाईमुड़ी भी और डोडा बेटा भी। ठीक है, तो दोनों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जावादी, पालकोंडा, नल्लामलाई और महेंद्रगिरी यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं, प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी को, जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, इसकी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर अगला जो प्रकार है मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि यह दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है। दक्कन पठार के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, जो कि इसके पश्चिम में ही कौन सी पर्वत श्रेणी है? यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। समुद्र तल से इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर। ठीक है, इस भाग का पश्चिम में विस्तार जैसलमेर तक
ठीक है। इस भाग का पश्चिम में विस्तार, यहाँ पर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसका विस्तार अरावली पर्वत श्रेणी से भी आगे तक लगभग जैसलमेर तक है एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक मध्यवर्ती उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है। जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार, जिसके दक्षिण में यहाँ पर छोटा नागपुर पठार स्थित है, यहाँ पर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार स्थित है, ठीक है, जो कि खनिजों का प्रमुख भंडार है। जहाँ पर यह जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर के पठार में, जहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है, उसके दक्षिण में यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर खनिजों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो अगला प्रकार है उत्तर पूर्वी पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तृत भाग है जो कि मेघालय पठार एवं कार्बी एंगलांग पठार इसी भूभाग के आते हैं। उत्तरी पूर्वी पठार जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य इधर, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो वहाँ पर जो मेघालय राज्य है, मेघालय में स्थित मेघालय का पठार एवं अरुणाचल असम में कार्बी एंगलांग पठार किसके भाग हैं? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के, ठीक है। यहाँ पर मेघालय राज्य में स्थित मेघालय पठार, ठीक है, और असम में कार्बी एंगलांग, कार्बी एंगलांग पठार, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? असम में। और ये मेघालय पठार मेघालय में, ठीक है। मेघालय और असम में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार किसके भाग है? इसी प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसी के भूखंड है, उसी के भूभाग हैं, ठीक है। यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर जो मेघालय पठार है, इस मेघालय पठार में निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, जो कौन कौन सी है? गारो पहाड़ियाँ, खासी और जयंतियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्थित आदिवासी समूह या जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर निवास करती है मेघालय पठार में। गारो, खासी और जयंतियाँ, इन जनजातियों के आधार पर ही यहाँ पर स्थित पठारी भाग को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनके निवास स्थान के आधार पर गारो, खासी और जयंतिया पठार, ठीक है। यहीं पर इन्हीं पठारी भाग में जो पहाड़ी स्थित है, उन पहाड़ियों को भी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय पठार भी, छोटा नागपुर पठार की तरह जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो भाग है मेघालय पठार, ठीक है, यहाँ पर भी कोयला, लोहा, लिमोनाइट, चूना पत्थर, यहाँ पर भी कोयला, लोहा, चूना पत्थर, लिमोनाइट, यूरेनियम आदि जैसे यूरेनाइट जैसे खनिज भंडार के लिए क्या है? यह मेघालय पठार जाना जाता है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से यह हुई मित्रों इसकी प्रायद्वीपीय पठार के महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में चर्चा, ठीक है। ध्यान रहे प्रायद्वीपीय पठार की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? अनाईमुडी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है। और पश्चिमी घाट की भी पूछ लिया जाए, इसमें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? अनाईमुडी है। तथा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है महेंद्रगिरी की? लगभग 1500 मीटर, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार के बाद में है भारतीय मरुस्थल,
भारतीय मरुस्थल। देखिए मित्रों, भारतीय मरुस्थल, अगला जो भौतिक प्रदेश है हमारा भारतीय मरुस्थल। ठीक है मित्रों, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, एक ऊबड़ खाबड़ धरातल है। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित एक ऊबड़ खाबड़ धरातल है। ऊबड़ खाबड़ धरातल। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ धरातल है। इस पर अनुदैर्ध्य, इस पर अनुदैर्ध्य इस पर अनुदैर्ध्य रेतीले टीले अनुदैर्ध्य रेतीले टीले एवं बरखान या अर्धचंद्राकार बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 150 मिलीमीटर, ठीक है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा, यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसी कारण यह शुष्क वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसी कारण यह क्षेत्र शुष्क वनस्पति रहित क्षेत्र है। शुष्क एवं वनस्पति रहित, शुष्क एवं वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, शुष्क एवं वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित यह एक ऊबड़ खाबड़ धरातल है जो अनुदैर्ध्य रेतीले टीले एवं बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होने के कारण यह शुष्क एवं वनस्पति रहित क्षेत्र है, जिसे इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र एक समुद्र मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र एक समुद्र का भाग था। ठीक है, एक समुद्र का भाग था। कब? मेसोजोइक काल में। ठीक है, जिसकी पुष्टि किससे होती है? जिसकी पुष्टि आकल में स्थित जो जीवाश्म पार्क है, आकल वुड फॉसिल पार्क एवं जैसलमेर के समीप ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, कि यह प्रारंभ में यह क्षेत्र मेसोजोइक काल में क्या था? एक समुद्र का भाग था। ठीक है, एक समुद्र का भाग था, जिसकी पुष्टि किससे होती है? आकल में
स्थित जीवाश्म पार्क से, अर्थात आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है, जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में आकल में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क, एवं जैसलमेर के समीप ही जो भ्रमसर है, भ्रमसर, जैसलमेर में भ्रमसर, ठीक है, जैसलमेर के समीप भ्रमसर के आसपास, भ्रमसर के आसपास, ठीक है, भ्रमसर के आसपास के समुद्री, भ्रमसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों, समुद्री निक्षेपों से या जमाव से इससे की पुष्टि होती है कि प्रारंभ में मेसोजोइक काल में यह एक समुद्र का भाग था, ठीक है, जिसकी पुष्टि इससे होती है। यह आकल में स्थित जीवाश्म पार्क की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 18 करोड़ वर्ष मानी जाती है, ठीक है, इसकी आयु मानी जाती है लगभग 18 करोड़ वर्ष, ठीक है मित्रों, इसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार भारतीय मरुस्थल का राजस्थान में, ठीक है, इसी के साथ साथ पंजाब, ठीक है, पंजाब, गुजरात, एवं कुछ भाग हरियाणा में, कुछ विस्तार हरियाणा में भी पाया जाता है, ठीक है, हरियाणा में भी फैला हुआ है, ठीक है। अगर विश्व की दृष्टि से, वैश्विक मरुस्थलों की दृष्टि से या विश्व के मरुस्थलों की दृष्टि से देखते हैं, भारतीय मरुस्थल अर्थात जो थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इस थार के मरुस्थल या विशाल भारतीय मरुस्थल को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अर्थात अगर सभी विश्व के संपूर्ण मरुस्थलों को जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या बसावट वाला मरुस्थल कौन सा है? भारत का विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधताएं भी पाई जाती है, इस कारण से सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है? जैव विविधता वाला मरुस्थल भी भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार मरुस्थल या विशाल भारतीय मरुस्थल, ठीक है। इसी के साथ सर्वाधिक जनसंख्या या विश्व का सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करें तो वो भी कौन सा है? भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक है। बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण यह महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इन बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण ही यह जो भारतीय मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है मित्रों। और हम इसकी विशाल भारतीय मरुस्थल की या थार के मरुस्थल की डिटेल से जानकारी, इसको विस्तार से राजस्थान का भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो राजस्थान का भूगोल में हम थार मरुस्थल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट टॉपिक जो भारत का भौतिक प्रदेश है, अगले भौतिक प्रदेश विशाल मरुस्थल के बाद में पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान अर्थात भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, ठीक है।